अच्छा बच्चों, अच्छा मेरे भाई, ये हम प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट डिस्कस कर रहे थे जी। अच्छा, अब अगली बात जरा सुनिएगा प्यारे भाई। ये हमने पढ़ लिया था बच्चों, एडमिन पर्पस के लिए इस्तेमाल हो बच्चों, सर्विसेज या गुड्स के लिए बच्चों इस्तेमाल हो रहा हो, उनको बनाने के लिए। तो प्यारे दोस्तों ये क्या है, बोलो शाबाश, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। बच्चों ये जो पैरा लिखा है ना, इसको जरा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ बच्चों। बच्चों कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिनसे हमें बेनिफिट तो मिलना है एक साल से ज्यादा का अरसा, बेनिफिट तो मिलना है एक साल से ज्यादा का अरसा, लेकिन प्यारे दोस्तों उन एसेट्स की फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। तो बच्चों आपने उन एसेट जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है और वो वाले एसेट्स जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, दोनों को आपस में कंफ्यूज नहीं करना। वो एसेट्स जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है और हमें उनसे बेनिफिट मिलना है एक साल से ज्यादा का अरसा, प्यारे दोस्तों उन्हें हम क्या कहते हैं, बोलो, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। इनटेंजिबल और सॉरी टेंजिबल, और जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है लेकिन उनसे बेनिफिट मिलना है एक साल से ज्यादा का अरसा, बच्चों ऐसे एसेट्स को क्या कहते हैं, टेंजिबल। डन है मेरे प्यारे दोस्तों, ये पढ़ लीजिएगा। इसमें उसने कहा कि इन दोनों को आपने क्या रखना है, सेपरेट। क्या करना है प्यारे दोस्तों, अच्छा जी, अब इन दोनों पैरास को बच्चों मैं एक्सप्लेन करने लगा हूं जी। पहले इसको करता हूं जी। बच्चों अगर कोई चीज आपने ऐसी खरीदी है जिसके पीछे बच्चों आपका जो ऑब्जेक्टिव है बच्चों वो है सेलिंग। क्या प्यारे दोस्तों, चीज बेचने के लिए प्यारे दोस्तों आपने खरीदी है, क्या की प्यारे दोस्तों, तो कहता आपका जो बिजनेस है वो तो ये है कि चीज खरीदते हैं और आगे क्या करते हैं प्यारे दोस्तों, कहता इसको कहते हैं इन्वेंटरी। इसे क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, इन्वेंटरी। क्या कहते हैं बच्चों, फॉर एग्जाम्पल जी, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग है, क्या है बच्चों, बिल्डिंग को आपने बनाया है या बनी बनाई खरीदी है, और बच्चों अपने इस्तेमाल के लिए नहीं बल्कि प्यारे दोस्तों आगे आपने बेचने के लिए खरीदी है। तो प्यारे दोस्तों अब ये प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट नहीं है, ये क्या है प्यारे दोस्तों, बोलो, इन्वेंटरी है। क्या है प्यारे दोस्तों, इन्वेंटरी। डन। और इस पैरा में वो कहना चाह रहे हैं, इस पैरा में वो कहना चाह रहे हैं, कहता जी अगर कोई ऐसा एसेट, प्यारे दोस्तों अगर कोई ऐसा एसेट, कहता जी जिस तरह मेन काम ही, हालांकि वैसे मशीन, प्लांट, बिल्डिंग, लैंड, बच्चों ये नॉन करंट एसेट है, पीपी है, अगर मेन काम ही उनको बेचना है तो फिर पीपी नहीं करेंगे बल्कि क्या कहेंगे, बोलो, इन्वेंटरी। डन है बच्चों, क्या इधर तक बात समझ आ रही है बच्चों, इधर तक बात समझ आ रही है बच्चों। अच्छा जी आगे बच्चों, कहता जी हाउ एवर द प्लांट एंड मशीन यूज टू प्रोड्यूस द मशीन्स फॉर सेल इज पीपी। कहता आपका काम है जी मशीन्स को बेचना, लेकिन जिस मशीन से ये मशीन्स बनी है वो मशीन तो अपने इस्तेमाल में है ना, उससे बेनिफिट तो प्रोडक्शन कर रहे हैं ना, उससे बेनिफिट तो 4 5 8 10 साल मिलेगा। कहता ये नॉन करंट एसेट पीपी ही है। डन है बच्चों। अच्छा जी, कहता देयर कॉर्पोरेट ऑफिसेस। अब मिसाल के तौर पे बच्चों किसी का काम है बच्चों लैंड या बिल्डिंग को बेचना, कहता लेकिन जिस बिल्डिंग में वो खुद बैठे हैं, जो जिधर उनका ऑफिस है, क्या है बच्चों, कहता वो पीपी ही है अगर उनकी अपनी ओनरशिप में है। डन है बच्चों, भाई इधर तक बात समझ आ गई है। डन। एनी प्रॉब्लम बच्चों। रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का मतलब होता है रिकॉर्ड करना। क्या करना बच्चों, रिकॉर्ड करना। क्या करना बच्चों, रिकॉर्ड करना। क्या करना मेरे प्यारे भाई, रिकॉर्ड करना। क्या करना बच्चों, अब जरा गौर से बात सुनना बच्चों। बच्चों चीज को रिकॉर्ड अब तब करेंगे जब 2 कंडीशंस पूरी हो जाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है बच्चों, ये आपको जुबानी याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये बहुत सारे आगे स्टैंडर्ड्स में जाके ये सेम बात बार बार आपको मिलेगी। बच्चों हम प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को रिकॉर्ड कब करेंगे, कहता इफ एंड ओनली इफ। अब ये बी वाला पॉइंट पहले पढ़ें, द कॉस्ट ऑफ द आइटम कैन बी मेजर्ड। अगर आपको किसी चीज की कॉस्ट का ही नहीं पता तो रिकॉर्ड क्या करेंगे, पता ही नहीं है ना प्यारे भाई। और बच्चों बात समझ आई है कि नहीं, अगर आपको किसी चीज की कॉस्ट का ही नहीं पता तो आप उसको रिकॉर्ड क्या करेंगे, रिकॉर्ड तभी करेंगे ना जब कॉस्ट पता है जी। कहता कॉस्ट कैन बी मेजर्ड, बोलो बच्चे ये क्वेश्चन थ्योरी में भी आ सकता है जी कि हमने रिकॉग्निशन क्राइटेरिया बता दें, हमने चीज को रिकॉर्ड कब करना है, जब ये 2 कंडीशंस पूरी हो जाए। इसको याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ एन आइटम कैन बी मेजर्ड, और आगे इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। प्रोबेबल का मतलब है एन मुमकिन है। क्या है प्यारे दोस्तों, कि फ्यूचर में इससे हमें बेनिफिट मिलेगा। सही है बच्चों। कहता जी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद द आइटम। आज एसेट क्यों लिया, ताकि कल को फ्यूचर में इससे हमें क्या मिले, बेनिफिट मिले। अगर आज आपको लग रहा है इससे बेनिफिट ही नहीं मिलेगा तो बच्चों ये फिर हमारा एसेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं है। डन है बच्चों।
आज आपको लग रहा है कि ऐन मुमकिन है कि इस चीज से जिसको हमने खरीदा है बच्चों, इससे हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा 1 साल से ज्यादा का अरसा, फिर आप इसको क्या करोगे बच्चों, रिकॉर्ड कर लोगे। डन है बच्चों? इन दोनों पॉइंट्स को आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों, बोलो भाई, बात समझ आ गई है जी। अभी हमने क्या पढ़ा, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्ड कब करना, जब ये दो बातें क्या हो जाएं, इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद द आइटम विल फ्लो टू द एंटिटी, यानी एंटिटी को बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड। ओके हो गया बच्चों? अच्छा प्यारे भाई, आगे आगे कहता है जी, अब जरा गौर से सुनना। इनिशियल का मतलब होता है आगाज। क्या प्यारे दोस्तों, मेजरमेंट को समझना। रिकॉग्निशन का मतलब रिकॉर्ड करना, मेजरमेंट का मतलब है अमाउंट। मेजरमेंट का मतलब क्या है, रिकॉर्ड तो करना। अगला सवाल यह है किस अमाउंट से रिकॉर्ड करना। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, किस अमाउंट से रिकॉर्ड करना। पहला क्वेश्चन था रिकॉर्ड करना है या नहीं। अब बच्चों हमने डिसाइड कर लिया कि इस चीज को रिकॉर्ड तो करना है। अब अगला सवाल क्या जन्म लेगा, किस अमाउंट से रिकॉर्ड करना। अब जरा गौर से सुनना। एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट दैट क्वालिफाइज फॉर, यानी वो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया पूरा कर गया, ऊपर वाली दो शर्तें पूरी हो गई। अब अगला डिसीजन क्या होगा बच्चों, बोलो भाई। घर में मेहमान आता है ना, पहला डिसीजन तो ये है गोली करवानी है या उससे कहना है कि अब्बा जी घर में है। डन है बच्चों? पहला डिसीजन क्या है कि भाई गोली करवानी है या कहना है अब्बा जी घर में है। कह दिया कि अब्बा जी घर में है। अब अगला डिसीजन है कि उसको खिलाना क्या है। मेरी बात समझे हैं बच्चों? इसी तरह प्यारे दोस्तों, पहला डिसीजन है इसको किताबों में, ये इस काबिल भी है कि इसको किताबों में रिकॉर्ड किया जा सके। यस, इस काबिल है। अगला सवाल, किस अमाउंट से रिकॉर्ड करना। क्या मैं समझा पा रहा हूं? दो डिसीजन करने आपने। पहला क्या, रिकॉर्ड करना है या नहीं। रिकॉर्ड करेंगे जब दो शर्तें पूरी हो जाएं। अगला, किस अमाउंट से रिकॉर्ड करना, ये भी एक अहम डिसीजन है बच्चों। इसके लिए प्रॉपर कैलकुलेशंस, उसूल सीखने पड़ेंगे। अच्छा बच्चों, ये लाइन काट दें, ये लाइन काट दें बच्चों। अच्छा आगे पढ़ें जी। आप बहुत तवज्जो से बात सुननी है। मैं मोटी मोटी बातें आपसे डिस्कस करता हूं बच्चों, जरा 2-4 मिनट आपको गौर से बात सुननी पड़ेगी। कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपी कहता जी कंप्राइजेस। अब सुनना, बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है जी कि हम दुकान पे गए, हमने इतने कैसेट खरीदा, ये हमारी कॉस्ट है। ये हमारी कॉस्ट नहीं है, ये कॉस्ट का एक फैक्टर है। क्या है प्यारे दोस्तों, हम मार्केट में गए, हमने एसेट खरीदा, फर्नीचर खरीदा, हमने ये एसी खरीदा। बच्चों प्यारे दोस्तों बहुत तवज्जो से बात सुनना। हमें ये पड़ा जी, मिसाल दे रहा हूं 1 लाख रुपए का, मिसाल दे रहा हूं 1 लाख का पड़ा। प्यारे दोस्तों हमें इसमें से लोगों को 1 लाख का पड़ता, हमें 5,000 का डिस्काउंट मिल गया, 95,000 का पड़ा। प्यारे दोस्तों ये इसकी कॉस्ट नहीं है, बल्कि बच्चों इसको लेके आने का खर्चा। इसको क्या प्यारे दोस्तों, इस पे जो हमने टैक्स वगैरह पे किए। और अगर बाहर किसी और कंट्री से बच्चों हमने चीज मंगवाई, इसे कहते हैं इंपोर्ट करना। क्या करना, इंपोर्ट करना। बच्चों इंपोर्ट टैक्स पे करना पड़ेगा। बच्चों कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। कस्टम ड्यूटी ये इंपोर्ट के ऊपर होती है बच्चों। अच्छा इसके अलावा बच्चों आप हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। सही है बच्चों? अच्छा अगर किसी भी टैक्स या ड्यूटी, टैक्स या ड्यूटी, टैक्स का लफ्ज होगा या ड्यूटी का लफ्ज होगा, उसके साथ लफ्ज लिखा है नॉन रिफंडेबल, इसको एसेट की कॉस्ट में क्या कर देंगे, बोलो शाबाश, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, कोई भी टैक्स या प्यारे दोस्तों क्या ड्यूटी, इसके साथ अगर लफ्ज है बच्चों नॉन रिफंडेबल टैक्स, नॉन रिफंडेबल टैक्स, बच्चों इसको क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, कैपिटलाइज का मतलब मुझे समझाने की जरूरत है। कैपिटलाइज का मतलब कॉस्ट का पार्ट बना देंगे, एसेट की कॉस्ट का पार्ट। दूसरा बच्चों अगर है जी लफ्ज क्या बोले, अगर लफ्ज है बच्चों एडजस्टेबल या रिफंडेबल, ये तो पैसे वापस मिल जाने हैं, गवर्नमेंट ने आज आपसे लिए जी। प्यारे दोस्तों ऐसा क्यों होता है, इसमें कैफ 2 में इंशाल्लाह जाके आप पढ़ेंगे। प्यारे भाई अगर लफ्ज है क्या बोले, रिफंडेबल टैक्स, अगर लफ्ज क्या है बच्चों बोलो रिफंडेबल टैक्स। क्या प्यारे दोस्तों जी, अगर है जी रिफंडेबल टैक्स का लफ्ज, तो बच्चों ये कभी भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट, नॉट पार्ट ऑफ अ कॉस्ट ऑफ एसेट। ये क्यों ऐसा होता है बच्चों, कैफ 2 में इसका जवाब मिल जाएगा बच्चों। डन है जी। अब मेरे प्यारे दोस्तों इधर आए जी, ये बात समझ आ गई बच्चों, भाई बात समझ आ गई है, बात समझ आई। किसी भी ड्यूटी या टैक्स के साथ बच्चों लफ्ज लिखा हो नॉन रिफंडेबल, कस्टम ड्यूटी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, सही है बच्चों, सेल टैक्स, ये वो फला, बच्चों इंपोर्ट ड्यूटी,
अगर तो लव्स है नॉन रिफंडेबल, तो आप क्या करेंगे, कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे, नहीं है तो बच्चों कॉस्ट का पार्ट, और अगर गलती से कॉस्ट का पार्ट बना लिया तो माइनस करेंगे, क्या करेंगे। अब है बच्चों आई कैप का फेवरेट, अगर है साइलेंट, जो कि आई कैप ऐसे करता ही ऐसे है, नहीं लिखा टैक्स इज, बोलो शाबाश, रिफंडेबल, और बोलो फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे बच्चों, बच्चों फिर ऑलवेज एज्यूम करेंगे, एज्यूम दैट टैक्स इज, बोलो शाबाश, डन है बच्चों, बड़ी देर तक बात समझ आ गई। फिर हमेशा एज्यूम क्या करेंगे कि टैक्स क्या है, बोलो नॉन रिफंडेबल है, क्या है मेरे प्यारे भाई, टैक्स क्या है, बोलो शाबाश जी, ठीक है, ठीक है भाई, वो जी समझ आ गई, चलो शाबाश करो बच्चे, नोट किया करो ना, चीजें नोट किया करो, शाबाश, चीजें नोट करते होते हैं, इस तरह चीजें भूल जानी है बच्चों आपको, चीजें नोट करते हैं, एक एक चीज नोट करते हैं, अहम बातें होती हैं, छोटी छोटी बातें भूल जाती हैं फिर जी। चलें चलें शाबाश, हिम्मत करें बच्चों, हिम्मत करें। ठीक है, सही है बच्चों, चलें आप बच्चों आगे, आप बच्चों गौर से सुनना, आप मेरे प्यारे भाई, परचेज प्राइस इसके अंदर शामिल होगा बच्चों, इंपोर्ट ड्यूटीज, नॉन रिफंडेबल, बोलो परचेज टैक्स वगैरह। बच्चों इंपोर्ट ड्यूटीज को तो देखो ना, इंपोर्ट ड्यूटीज को तो उसने करी मेरे ख्याल लग दिया, उसने कहा जी इंपोर्ट ड्यूटीज के साथ रिफंड नॉन रिफंड का लफ्ज लिखा नहीं लिखा, आपने कॉस्ट का पार्ट बनाना है। इंपोर्ट ड्यूटीज के अंदर माजरत दोबारा सुने, इंपोर्ट ड्यूटीज को वो समझ ही क्या रहा है, बोलो शाबाश, नॉन रिफंडेबल, क्या समझ रहा है, अच्छा, और टैक्सेस के साथ उसने लफ्ज का इस्तेमाल किया, ठीक है बच्चों, इंपोर्ट ड्यूटी आई, सही है, और क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो ऑलवेज क्या अज्यूम करेंगे, टैक्सेस के साथ भी लफ्ज प्यारे दोस्तों कुछ ना लिखा हुआ तो उसे भी ऑलवेज क्या अज्यूम करेंगे, लेकिन बच्चों टैक्स हो सकता है रिफंडेबल भी हो, इंपोर्ट ड्यूटीज नॉर्मली नॉन रिफंडेबल ही होती हैं, डन है ना जी, कस्टम ड्यूटी वगैरह। अच्छा बच्चों अगर आपको डिस्काउंट मिल गया, बच्चों एक चीज है 1 लाख की, आपको 5,000 डिस्काउंट मिला, इसे कॉस्ट में से क्या कर देंगे, अच्छा रिबेट्स एंड सब्सिडी, बच्चों ये क्या होती है, गवर्नमेंट देती है, क्या देती है जी, जिस तरह गवर्नमेंट कह रही है जी हमने पेट्रोल पे इतना बेड़ा गर्क कर दिया, सब्सिडी दे दी, बच्चों चलो मान लो सब्सिडी दी है, तो बच्चों ये कॉस्ट में से क्या कर देंगे, बोलो शाबाश, माइनस करेंगे। एक प्यारे दोस्तों की प्लांट है जो कि है जी 5 लाख का, कितने का जी, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने वो प्लांट परचेज किया बच्चों, और बच्चों उससे प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी, गवर्नमेंट बहुत खुश हुई, गवर्नमेंट ने कहा यार ये तो बहुत अच्छा काम है, ये तो आपने इस इलाके के लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की है, क्या की है जी, आपने तो उन्हें क्या उसका नाम है बच्चों एक जरिए मुआश दिया है, गवर्नमेंट बहुत खुश हुई, गवर्नमेंट ने कहा जी इस प्लांट में से 1 लाख रुपया हमारा, या तो गवर्नमेंट पहले ही दे देगी या बच्चों एसर खरीदने के बाद, तो अब मुझे बताओ इस 1 लाख को क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट में से माइनस, तो हमारे एसेट की नेट कॉस्ट कितनी आई, 4 लाख। ये सब्सिडी के बारे में एक पूरा स्टैंडर्ड है प्यारे दोस्तों IAS 20, उधर जाके इंशाल्लाह बहुत डिटेल में बातें डिस्कस करेंगे, डन। अच्छा जी, गवर्नमेंट ग्रांट के नाम से। अच्छा जी, इसके अलावा प्यारे दोस्तों बहुत सारे खर्चे ऐसे हैं जो कि एसेट को काबिल इस्तेमाल हालत में लेके आने के लिए क्या है, बोलो शाबाश, जरूरी है। काबिल इस्तेमाल हालत का मतलब है ये एसी है, क्या है प्यारे दोस्तों, इसकी काबिल इस्तेमाल हालत क्या है, एसी को मार्केट से खरीदा जाए, अपने बिजनेस में लेके आया जाए, और मैनेजमेंट चाहती है कि इसे हम क्या करें, इंस्टॉल करें, क्या करें भाई, इंस्टॉल करेंगे तो बेनिफिट मिलेगा ना भाई, इंस्टॉल करेंगे तो बेनिफिट मिलेगा ना, इधर तक बात समझ आ गई बच्चों, भाई इंस्टॉल करेंगे तो बेनिफिट मिलेगा ना। अच्छा जी, तो भाई सही है, एक प्लांट है, मैनेजमेंट की चाहत क्या है, मैनेजमेंट उस एसेट को काबिल इस्तेमाल हालत में लेके आना चाह रही है, बताएं कैसे लेके आएंगे, प्लांट है, प्लांट खरीदेंगे बच्चों, इसको इंस्टॉल करेंगे, जगह को तैयार करेंगे, क्या करेंगे प्यारे दोस्तों, इस एसेट को काबिल इस्तेमाल हालत में लेके आने के लिए जो जो खर्चा हमें करना पड़ा प्यारे दोस्तों, बच्चों उस पे जो जो कॉस्ट इंकर्ड हुई वो सारी एसेट की कॉस्ट का क्या है, इसका सादा मतलब ये है, इसका सादा मतलब
डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट ब्रिंगिंग द एसेट, लेके आना उस जगह पे और उस कंडीशन में जो कि मैनेजमेंट की क्या है प्यारे दोस्तों, चाहत है, जिस तरह मैनेजमेंट उसको इस्तेमाल करने की ख्वाहिशमंद है। इस सब का मतलब समझ आ गया? आ गया बच्चों? रट्टा नहीं लगाना, बस पढ़ लिया जी। अब आए बच्चों, दीज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में इंक्लूड एम्प्लॉय कॉस्ट अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम द इंस्टॉलेशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ द, अब बहुत तवज्जो से बात सुननी है, एम्प्लॉय कॉस्ट के साथ लफ्ज क्या लिखा, डायरेक्टली फ्रॉम द इंस्टॉलेशन। अब सुनना, एक एम्प्लॉय है, क्या है बच्चों, उसको हम फिक्स सैलरी देते हैं, मिसाल के तौर पे ₹1,00,000, ठीक है प्यारे दोस्तों, हमने उसे कहा यार भाई बात सुनो, ये एसी को इंस्टॉल कर दो, क्या हमने उसे एक्स्ट्रा पैसे दिए कोई? तो बच्चों ये डायरेक्टली तो ना हुआ, फिर ये कोई इस एसी के आने की वजह से उस एम्प्लॉय को कोई डायरेक्ट बेनिफिट तो नहीं दिया ना हमने, ये कॉस्ट कोई डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल तो नहीं है ना, ये तो 1,00,000 के अंदर ही शामिल है बच्चों, जो मर्जी काम उससे करवा लें। लेकिन प्यारे दोस्तों, अगर 1,00,000 तो है, हमने से कहा यार ये जरा एडिशनल काम तुमने करना, इसका हम तुम्हें 5,000 एक्स्ट्रा देंगे, सही है बच्चों? अब मुझे बताएं इस एसी की कॉस्ट में वो 5,000 ऐड होगा या नहीं? ये है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, ना ये एसी आता ना ही उसको ये 5,000 रुपया देना पड़ता। डन है मेरे प्यारे भाई? अब भाई बात समझ आई है? पास पेपर का एक क्वेश्चन है बच्चों, कहता जी हमारा फैक्ट्री का मैनेजर है, हमारा एक फैक्ट्री का मैनेजर है वो जी, हम ना एक मशीन इंस्टॉल करनी है, क्या कर रहे हैं बच्चों, प्लांट या मशीन, उसकी कॉस्ट निकालनी है। कहता हमने उससे कहा जी कि तुम ना ये सुपरवाइज करो, ये मशीन पे सही काम हो रहा, इंस्टॉल सही हो रही या नहीं। कहता उसने अपने पूरे महीने का 30% ना उस मशीन पे लगाया सुपरवाइज करने में। अब मुझे बताएं, कहता उसकी एक महीने की सैलरी है 2.5 लाख रुपया, कितनी बच्चों? अब मुझे बताओ ये 30% उसने इस पे लगाया है, अब मुझे बताओ बच्चों क्या ये कॉस्ट का पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? आपने 2.5 लाख ही देना, इजाफी एडिशनल कोई डायरेक्ट बेनिफिट उसको, क्या मेरी बात समझ आई? इस पॉइंट पे कंफ्यूजन तो नहीं होगी बच्चों, इस पॉइंट पे कंफ्यूजन तो नहीं होगी? और डन है जी। डायरेक्टली का मतलब समझ आ गया? डायरेक्टली को इंक्रीमेंटल भी कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? इंक्रीमेंटल का मतलब है इजाफी। क्या प्यारे दोस्तों? आगे बच्चों, कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, क्या प्यारे दोस्तों? ये नॉर्मली इंस्टॉलेशन, ये दूसरा और चौथा पॉइंट ना प्यारे दोस्तों, इंस्टॉल मिला के पढ़ें। इंस्टॉल करने के लिए आपको पे क्या करना पड़ेगा, बोलो? आपने चीज को इंस्टॉल करना, एक तो उसके लिए टेक्निकल जो बंदा है उसको पैसे देने, लेकिन प्यारे दोस्तों ये जगह जो है, जब बड़े बड़े प्लांट एंड मशीन बच्चों आप लेके आते हैं ना, आप पूरी जमीन को क्या करते हैं बच्चों, बोलो शाबाश, आप पूरी जमीन को तैयार करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है प्यारे दोस्तों? एक तो इंस्टॉल करने का खर्चा लहदा, लेकिन उससे पहले जो जमीन को तैयार किया वो लेबर को भी तो पैसे देने हैं ना आपने, ये वो वाला खर्चा है। द कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, जगह को तैयार करना, जहां वो बड़ा प्लांट या मशीन क्या करना है, बोलो शाबाश जी, इंस्टॉल होना है। डन है ना? आप इंशाल्लाह प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे ना, आप देखेंगे इंशाल्लाह बड़ी बड़ी कंपनीज में बहुत बड़े बड़े प्लांट पड़े हैं बच्चों, वो प्लांट ये लहदा है, उनकी सिक्योरिटी के लिए 5-7 बंदे खड़े होते हैं। और डन है ना, इतने हैवी किस्म के प्लांट होते हैं। डन है प्यारे भाई? तो ये पॉइंट समझ आ गया, तीसरा और चौथा, और दूसरा और चौथा पॉइंट समझ आ गया? इनिशियल डिलीवरी एंड, इनिशियल डिलीवरी का मतलब क्या? सामान को लेके आने का, एसेट को लेके आने का खर्चा। हैंडलिंग कॉस्ट क्या है बच्चों? हैंडलिंग कॉस्ट है प्यारे दोस्तों, सामान को लोड करना, एसेट को अनलोड करना। डन है ना जी? आपने 5-7 एसी मंगवाए बच्चों, अब एसी को लोड करना अनलोड करना, 1,000-2,000 आपको उस बंदे को देना पड़ा जिसने लोड किया अनलोड किया, तो एसेट का पार्ट बनेगा या नहीं पड़ेगा? बनेगा बच्चों। अच्छा बच्चों, अच्छी मैनेजमेंट जो होती है वो एसेट को इस्तेमाल करने से पहले क्या करती है, उसका टेस्ट परफॉर्म करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? किसी टेक्निकल बंदे को बुलाया जाता है, या तो अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में होगा या फिर बाहर से, और टेस्ट परफॉर्म करेंगे। क्या करेंगे? जब टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो उस एसेट को चलाना पड़ेगा ना। एसेट को चलाने के लिए अभी एसेट बना नहीं है, अभी सारी वो वाली कॉस्ट है एसेट को काबिल इस्तेमाल हालत में लेके आने के लिए। बच्चों जो डीजल पेट्रोल लगा, जो थोड़ा बहुत यूनिट चले, उसका बिजली का बिल, ये छोटी मोटी चीजें प्यारे दोस्तों, इसके अलावा उस टेक्निकल बंदे को अगर कोई अमाउंट पे की, ये सारा का सारा बच्चों क्या होगा, बोलो? एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। डन है बच्चों? आगे प्रोफेशनल फी प्यारे दोस्तों, प्रोफेशनल फी प्यारे दोस्तों, एसेट को काबिल इस्तेमाल हालत में लेके आने के लिए अगर कोई ऐसा बंदा जो कि प्रोफेशनल है, लॉयर है, इजाजतनामा का, इस जगह प्रोडक्ट इस जगह इस प्लांट से प्रोडक्शन स्टार्ट कर लें या नहीं, ये हमने बिल्डिंग इस जगह पे बनानी है, एलडीए से ज्यादा लेनी पड़ेगी ना जी, अथॉरिटी से ज्यादा लेनी पड़ेगी। उसके लिए वकील साहब को कुछ फी पे की कि जी कोर्ट में हमारा केस रिप्रेजेंट करें। डन है ना? उनको पैसे दिए।
या एजेंट इन्वॉल्व था, एसेट लेने के लिए एक एजेंट इन्वॉल्व था, उसको कुछ पैसे दे दिए। यहाँ प्यारे दोस्तों क्या उसका नाम है जी, सर्वेयर आर्किटेक्चर, नक्शा बनाने वाला बंदा आर्किटेक्चर, उसको पैसे दिए। वो जो सुपरवाइज करता उसको इजाफी पैसे दिए प्यारे दोस्तों, या एक बंदा ही बाहर से टेक्निकल बुला लिया उसको जो पैसे दिए, इन सारों को कहते हैं जी प्रोफेशनल फी। क्या कहते हैं बच्चों? डन है बच्चों? और डन है। अब प्यारे दोस्तों पॉइंट नंबर सी, इसको जरा इसके साथ मिलाएं, इंस्टॉलेशन कॉस्ट। क्या प्यारे दोस्तों बच्चों, जब एसेट अपनी लाइफ पूरी कर लेगा, ये से उल्टा है, इंस्टॉल करने का खर्चा एक होता है, अनइंस्टॉल करने का खर्चा। प्यारे दोस्तों इसी लगाया, अनइंस्टॉल भी तो करेंगे ना। प्यारे दोस्तों मैनेजमेंट कहती है जी हमारे प्लांट की लाइफ है 4 या 5 साल, तो एसेट तो स्टैंडर्ड कहता है जब आपने 4 या 5 साल पूरे कर लिए, अब आपने क्या करना है, 4 या 5 साल पूरे करने के बाद इस एसेट को अनइंस्टॉल भी तो करना है ना, डी इंस्टॉल के, ये अंग्रेजी का लफ्ज है, अनइंस्टॉल कर लें। अकाउंटिंग में कहते हैं डिसमेंटल करना। क्या करना? तो भाई करना तो 5 साल के बाद है। क्या करना है प्यारे दोस्तों? तो स्टैंडर्ड कहता है कोई बात नहीं, आज एक ना इनिशियल एस्टिमेट लगा लो। क्या लगा लो? कि अनइंस्टॉल करने में, डिसमेंटल करने में इतना खर्चा आएगा। डन है मेरे प्यारे भाई। ऑफ रिमूविंग द आइटम एंड रीस्टोरिंग द साइट ऑन विच इट इज लोकेटेड, फॉर विच एंटिटी इंकर लीगल और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। प्यारे दोस्तों इधर देखें, ये IAS 37 एक स्टैंडर्ड है बच्चों, जो कि आप इंशाल्लाह कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में पढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई। लीगल का मतलब होता है ऐसा करने को कहा किसने कि भाई इसको 5-6 साल से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना, इसको डिसमेंटल करो। क्या करो भाई? जो अच्छी कंट्रीज है ना, जिधर कार्बन एमिशंस इस तरह की बातें आपने पढ़ी होंगी ना, ये प्यारे दोस्तों लॉ इसमें पढ़ा होगा आपने, बिजनेस में पढ़ा होगा, TRC में पढ़ा होगा बच्चों, कार्बन एमिशंस वगैरह इस तरह की बातें। प्यारे दोस्तों अच्छी कंट्रीज में क्या होता है, अगर कोई ऐसी चीज है जो कि एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रही है बच्चों, उसको डिसमेंटल करने के लिए भी आपको कॉस्ट पे करनी पड़ती है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे भाई? अच्छा प्यारे दोस्तों उन्होंने ना साइड पे करके एक जमीन होती है, कहते हैं इसके अंदर वेस्टेज को क्या करें बच्चों, इसको इसके अंदर क्या उसका नाम है, दफन करते हैं ये सारी चीजों को, ताकि ये जब सिटीजन जिधर रह रहे हैं, आवाम जिधर रह रही है, इधर चीजें आएंगी तो एनवायरनमेंट क्या होगा, पोल्यूट होगा, और इसके अलावा बच्चों इंसानों की सेहत का नुकसान होगा। डन है बच्चों? बहरहाल छोड़े, हमारा इससे क्या लेना देना बच्चों। अब इधर है जी, इधर क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, कहता अगर ये लीगल आपको लॉ ने ऐसा करने को कहा, तो भाई बेशक लॉ ने कहा, या अपनी मर्जी से आप खुद जिम्मेदारी का मुजाहरा करने हैं, इसका ये मतलब है। बहरहाल इस पे मुझे खैर इतना टाइम शायद नहीं लगाना चाहिए, IAS 37 कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में आप पढ़ेंगे। बहरहाल सिंपल बात भाई, इस ये बात तो नहीं पेपर में आएगी ना, बस इनिशियल एस्टिमेट किसका बच्चों, डिसमेंटल करने का। क्या करने का? वो मेरे प्यारे दोस्तों इसे ना प्रेजेंट वैल्यू भी कहते हैं, इसे प्रेजेंट वैल्यू भी कहते हैं। इसे इनिशियल एस्टिमेट को भाई आज के पैसे की वैल्यू 5 साल के पैसे के बराबर, 5 साल बाद वाले पैसे के बराबर तो नहीं होगी ना जी। और भाई बात समझ रहे हैं जी प्यारे दोस्तों? और समझ आ गई थोड़ी थोड़ी? आगे बच्चों, आगे बच्चों ये जो सारी बातें हैं ना, ये वाली सारी बातें, ये मेरे प्यारे दोस्तों काट दें, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं एक दफा हल्का सा बता देता हूं। प्यारे दोस्तों आपने लैंड एक्वायर करनी है, क्या करनी है बच्चों? उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन फी है, जो लीगल फी आपने पे की, तो प्यारे दोस्तों वो स्टैंप ड्यूटी वगैरह, वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा ना प्यारे दोस्तों, ये वो कहना चाह रहे हैं। काट दो बच्चे, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको भी काट दो प्यारे दोस्तों। कॉस्ट ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड, प्यारे दोस्तों इधर उन्होंने रेफरेंस दिया है IAS इस लाइन में 23 का, इधर मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये हमारा एक पूरा स्टैंडर्ड है प्यारे दोस्तों, जिसमें हमारे कोई 5-6 कम से कम लेक्चर लगने हैं। डन है ना? पूरा स्टैंडर्ड है प्यारे दोस्तों, उधर पढ़ेंगे, ये भी काट दो बच्चों। कहता अगर एसेट का खुद आप बना रहे हैं तो भाई फिर भी ये वाली चीजें उसकी कॉस्ट का पार्ट बनेंगी। डन है ना? अच्छा ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है प्यारे दोस्तों, ये क्या है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है प्यारे दोस्तों? अच्छा कोशिश करूंगा इसकी ना इतनी, ये जो पलंदा खुला हुआ है इसकी एक समरी सी मिल जाए आपको, ताकि काम की बातें हम याद कर लें। क्या कर लें मेरे प्यारे भाई? काम की बातें याद कर लें जी। Examples of cost that are not cost of an item of property, plant and equipment। कहता है इन चीजों को आपने कभी भी एसेट की कॉस्ट में ऐड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिखें बच्चों? इनको याद कर लें, इन लफ्जों को क्या करें बच्चों? इधर देखें बच्चों, ये जो 3 बातें हैं ना, 3 बातें, ये तीनों मिला के पढ़ने वाली हैं। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? ये तीनों बातें मिला के पढ़ने वाली हैं। मेरी बात सुन लें 1 मिनट, इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। 1 पे कर लो ऑनलाइन वालों। प्यारे भाई हम कहां बैठे हैं इस टाइम?
पहले में हम मॉडल टाउन कहते थे, अब हम कहते हैं मुस्लिम टाउन। क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? मुस्लिम टाउन में। प्यारे भाई हम ये चाह रहे हैं, हम मेरे प्यारे दोस्तों ये चाह रहे हैं, हम अपनी मिसाल दे रहा हूँ, किसी भी कोई बिजनेस ये चाह रहा, हम मुस्लिम टाउन में बैठे हैं, अब हमने जाना है DHA। कहाँ जाना है बच्चों? अब प्यारे दोस्तों उधर नई ब्रांच ओपन करनी है, ब्रांच का पहला दिन है। क्या है प्यारे दोस्तों? हैवी किस्म का डिस्काउंट लगा दिया। अब जारी सी बात है, ब्रांच एक बिल्डिंग होगी, क्या होगी प्यारे दोस्तों? या बच्चों वो जो आपने उधर कोई प्लांट वगैरह इंस्टॉल किया होगा, उससे चीजें बनती हैं, क्या होती हैं बच्चों? अच्छा, पहला दिन आया बच्चों, अब वो कहना चाह रहा है कि ये जो खर्चे आप कर रहे हैं, जो हैवी किस्म का आप डिस्काउंट दे रहे हैं इस ब्रांच में, सही है बच्चों? अब वो कहता आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की है, या उधर कोई प्लांट श्लांट पड़ा होगा, या कोई और एसेट पड़े होंगे। कहता जी आपने ये जो मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट की है पहले दिन के लिए, ये जो गूगल एड्स आपने चलाई, या आपने कहा जी हमने रेस्टोरेंट ओपन किया, आज 50, 60, 70% या फ्री पिज्जा आपको आज हम खिलाएंगे। कहता है ये खर्चे जो हैं ये आपके मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हैं। क्या है प्यारे दोस्तों? इनको आपने एसेट की कॉस्ट का, बिल्डिंग शिल्डिंग प्लांट श्लांट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बना देना कि जी हमें तो ये खर्चा बिल्डिंग शिफ्ट करने का इतने का पड़ा, ये प्लांट शिफ्ट करने का खर्चा हमें इतने का पड़ा। कहता है ये खर्चे आपने इस प्लांट या बिल्डिंग लैंड के खाते में नहीं डालने, ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंस है। क्या है बच्चों? क्यों नहीं डालने बच्चों इस खाते में? रेवेन्यू एक्सपेंस और कैपिटल एक्सपेंस आपको पढ़ाया था, याद है? बताओ बच्चों, सामने रख के जवाब दो। ये वन टाइम जी नहीं वन टाइम शाबाश। एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग तो बच्चे रेकरिंग नेचर का खर्चा है, ये तो हमेशा होता ही रहना है। उसके अलावा क्या इस बेनिफिट, ये जो इसका बेनिफिट है बच्चों, ये एक दफा एडवर्टीजमेंट करवा ली, मार्केटिंग करवा ली, ये असल में अवेयर करते हैं ना लोगों को, जी हमारा ऑफिस इधर शिफ्ट हो गया, अवेयरनेस कॉस्ट चाहिए। प्यारे दोस्तों क्या ये बस एक दफा करवानी पड़ेगी या बार बार लोगों को अवेयर करना पड़ेगा? ठीक है बच्चों, हाँ जी ये रेकरिंग नेचर है। क्या है मेरे प्यारे भाई बात समझ आई? ये रेवेन्यू एक्सपेंस है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? अब पढ़े बच्चों, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग अ न्यू फैसिलिटी। नई जगह पे आप चले गए, उधर खर्चा जो हुआ बच्चों नई फैसिलिटी को ओपन करने का। अब ये नहीं कि नया प्लांट बिल्डिंग ले ली, उसकी बात नहीं कर रहा, ओपनिंग अ न्यू फैसिलिटी, उसको ब्रांच को ओपन किया और जो खर्चा हुआ, जो मार्केटिंग उसके ऊपर आपने की, फ्री कॉस्ट फला ये वो, फ्री में पिज्जे शिज्जे खाओ, बर्गर खाओ, डन है बच्चों? ये वो कहना चाह रहे हैं। कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट, आप हैं उसी जगह पे लेकिन आपने एक नई प्रोडक्ट लॉन्च कर ली। क्या कर ली बच्चों? अब प्यारे दोस्तों अब सुनने जरा, प्यारे दोस्तों अब सुनना जरा, अब नई प्रोडक्ट लॉन्च की, जिस प्लांट से मशीन से बच्चों को लॉन्च की है, कहता जी अब आपने क्या किया, वो न्यू प्रोडक्ट पे आपने डिस्काउंट वगैरह लगा दिया, एडवर्टीजमेंट कर दी बच्चों। कहता इस खर्चे को प्लांट या मशीन की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाना। डन है ना? अच्छा जी, इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ, वो खुद लिख भी दिया उसने, प्रमोशनल एक्टिविटीज और बच्चों एडवर्टीजमेंट। कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग, ये मेरी वाली एग्जांपल, कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग अ बिजनेस इन द न्यू लोकेशन और विद द न्यू क्लास ऑफ कस्टमर्स। बच्चों हर जगह के कस्टमर्स जो होते हैं ना वो बच्चों डिफरेंट नौयत के होते हैं। ठीक है बच्चों, अब आपने प्यारे दोस्तों DHA जाना, आपको अपने स्टाफ को ट्रेन करना पड़ेगा ना, उन्होंने कहना यार अंग्रेजी बोलें, ठीक है, जरा थोड़ा सा मुंह टेढ़ा करके बोलें। तो प्यारे दोस्तों अब आप अपने स्टाफ को आपने ट्रेन किया, प्यारे दोस्तों ये कभी भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? दलील है भाई इसकी? कोई बताएगा क्यों नहीं बनेगा? जी भैया आपने स्टाफ को ट्रेन करने में लाखों रुपए लगा दिए बच्चों, हैवी किस्म की बच्चों आपने ट्रेनिंग करवाई। प्यारे दोस्तों ये तो सेल को इंक्रीज करने के लिए, तो रेवेन्यू एक्सपेंस है। क्या है प्यारे दोस्तों? दूसरी बात बच्चों, स्टाफ पे आपका कंट्रोल कोई नहीं है, कल को वो कहें जी हम जा रहे हैं बस ठीक है अल्लाह हाफिज। और भाई बात समझे हैं जी। एडमिन एंड अदर जनरल ओवरहेड्स, एडमिन का मतलब इंतजामी उमूर के खर्चे बच्चों, रेंट बिजली का बिल फलां ये वो। जनरल ओवरहेड्स या एडमिन ये कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते। हाँ हमने लफ्ज पढ़ा था डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल का, कौन सा? जिस जगह उस प्लांट या मशीन को इंस्टॉल किया जा रहा है। प्यारे दोस्तों जो हैवी किस्म के प्लांट या मशीन है ना उनको इंस्टॉल करने में महीनों 6-6, 5-5 महीने भी लग जाते हैं, 4-4 महीने भी लगते हैं। प्यारे दोस्तों उसका वो जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, जो उसके 3-4 महीने का जो खर्चा है बिजली का, वो जो प्यारे दोस्तों उधर जो लेबर ने काम किया, सही है मेरे प्यारे दोस्तों, ये कॉस्ट का पार्ट बनेगा। ये जो जनरल ओवरहेड्स होते हैं, ओवरहेड का मतलब होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्या होता है प्यारे दोस्तों? इसका मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों? इनडायरेक्ट कॉस्ट। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्या होता है बच्चों बोलो? अच्छा इनडायरेक्ट कॉस्ट अगर तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है फिर तो कॉस्ट का पार्ट बनेगी, और अगर जनरल है तो कभी भी कॉस्ट का पार्ट। भाई बात समझ आ गई है? डन है बच्चों?
और भाई सही है, आगे इधर तक कोई मसला, इधर तक प्यारे भाई कोई मसला, भाई कोई मसला इधर तक, और डन है। अच्छा बच्चों, अब ना प्यारे दोस्त इधर सुनना जरा, क्या था रिकग्निशन ऑफ कॉस्ट इन द कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट का मतलब है जी एसेट की अमाउंट इस टाइम जो है आपके पास, कहता जी सीजेज व्हेन द आइटम इन, ये सारे बात का इन दो लाइंस का मतलब ये है, कहता आपने एसेट की कॉस्ट में चीजें ऐड की, कहता रोक दें। क्या करते हैं बच्चों, जब बच्चों रोक दें, सीजेज का मतलब रोकना। कब रोक दें बच्चों, जिस तरह मैनेजमेंट चाहती थी वो एसेट उस तरह बच्चों बोलो शाबाश उस हालत में आ गया है, यानी काबिल इस्तेमाल हालत में। लिखो इधर, सीजीज का मतलब रोकना, कब, जब एसेट काबिल इस्तेमाल हालत में आ जाए। सीजीज का मतलब क्या है बच्चों, बोलो रोकना। क्या करना बच्चों, रोकना बच्चों। क्या करना प्यारे दोस्तों, रोकना। क्या करना बच्चों, लो बच्चों, कब रोकेंगे बच्चों, जब एसेट काबिल इस्तेमाल हालत में आ गया। अब मजीद बहुत तवज्जो से बात सुननी है बच्चों, बच्चों गौर से सुनना जरा। एसिड में बहुत सारी चीजें ऐड की बच्चों। अब एसिड काबिल इस्तेमाल हालत में आ गया है बच्चों। अब वो कह रहा है इसमें अब आपने, बोलो शाबाश, कहता इसमें अब आपने मजीद कोई खर्चा ऐड नहीं करना। हाँ, अगर कोई ऐसा खर्चा जिसकी वजह से, हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, जिसकी वजह से एसिड की लाइफ बढ़ जाए। अब खर्चे, सब्सिक्वेंट खर्चे दो तरह के होते हैं। कितनी तरह के, अब एसेट बन गया ना बच्चों, तैयार हो गया, इनिशियल एक्सपेंडिचर हो गया उस पे। अब बच्चों बाद में एसेट पे खर्चे होते हैं या नहीं होते, गाड़ी खरीद दी बाद में खर्चा होगा या नहीं होगा। अब दो तरह के खर्चे होते हैं बाद में, बाद में होने वाले खर्चे को कहते हैं सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। क्या कहते हैं बच्चों, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। कितनी तरह के होते हैं, दो तरह के। कितनी तरह के बच्चों, दो तरह के। कितनी तरह के, दो तरह के। अब जरा अगली बात सुनना, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर दो तरह के। अगर तो कोई ऐसा खर्चा जिसकी वजह से प्यारे दोस्तों एसेट की लाइफ बढ़ जाए, कैपेसिटी बढ़ जाए, आउटपुट बढ़े, एफिशिएंसी बढ़े। मैं एक एक लफ्ज को इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा लिख के, अभी जुबानी बता रहा हूं, फिर तो कॉस्ट का पार्ट बना दें। अदरवाइज प्यारे दोस्तों, अगर तो प्यारे दोस्तों इन तीनों में से कोई बात ऐसी नहीं है, यानी गाड़ी में पेट्रोल डलवा लिया, ट्यूनिंग करवा ली बच्चों, तो ये तो नॉर्मल खर्चे हैं ना, रेकरिंग नेचर के हैं। पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, डीजल डलवाना पड़ेगा, ट्यूनिंग करवानी पड़ेगी, सर्विस करवानी पड़ेगी, सही है बच्चों, रिपेयर मेंटेनेंस करवानी पड़ेगी। ऐसे खर्चों को कभी भी हम कॉस्ट का पार्ट, बहरहाल ये अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अच्छा जी, अब जरा गौर से सुनना, कहता जी अब इस लाइन को भी छोड़ें यार, हमें कहानी है कसम से करवाई है, छोड़ें। कहता बस ये ख्याल करें, द फॉलोइंग कॉस्ट आर नॉट इंक्लूडेड इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपी। अब ये सुनना, कहता जी कॉस्ट इंकर्ड व्हाइल आइटम कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट। कहता जी मैनेजमेंट की चाहत है जी कि इस एसेट को ना हम, क्या उसका नाम है जी, इससे एक दिन में 12,000 यूनिट्स, मिसाल दे रहा हूं, हम एक महीने में 12,000 यूनिट्स बनाए। कितने बनाए, लेकिन एसेट अपनी फुल कैपेसिटी पे भी काम, कहता ये इधर नुकसान हुआ। क्या हुआ, कहता इस नुकसान को बिला वजह एसेट की कॉस्ट का पार्ट आपने, फुल कैपेसिटी का मतलब होता है, फुल कैपेसिटी का मतलब है अपनी फुल कैपेसिटी पे काम करना। डन। कहता ये एसेट अभी अपनी फुल कैपेसिटी पे काम भाई वो नहीं कर रहा होगा, या तो एसेट में कोई खराबी होगी या फिर इतने ऑर्डर्स ही नहीं आ रहे होंगे, वो ठीक है ना। अच्छा, इसको कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाना। अच्छा, दिखने में लग रहा है चीजें थोड़ी सी मुश्किल है, चीजें ज्यादा हैं, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो चीजें पड़ी होंगी, ऐसे ऐसे इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा। डन है ना। इनिशियल ऑपरेशनल लॉसेस, अब भाई शुरू में एसेट को जब लेके आए तो नुकसान हो गया, क्या हो गया, ये इसे कहते हैं ऑपरेशनल लॉस। क्या प्यारे दोस्तों, अब ये सुनना जरा क्या लिखे, कहता जी इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस व्हाइल डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स आउटपुट बिल्ड्स अप। प्यारे दोस्तों डिमांड तो प्यारे दोस्तों इस एसेट से बनने वाली चीजों की बढ़ रही है, लेकिन शुरू में क्या हो गया, नुकसान। अब वो क्या नुकसान होता है बच्चों, प्लांट को इंस्टॉल कर रहे थे, इंस्टॉल करते करते क्या हुआ बच्चों, एक क्या उसका नाम है, शॉर्ट सर्किट हुआ। क्या हुआ बच्चों, शॉर्ट सर्किट की वजह से प्यारे दोस्तों प्लांट थोड़ा डैमेज हो गया। क्या हो गया, यहाँ प्यारे दोस्तों अब मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज में जाएंगे ना तो बड़े बड़े ट्रक आते हैं लोड करने के लिए, रॉ मटेरियल आता है मशीन के अंदर, ट्रक से, बड़े बड़े ट्रक से, क्रेन से बच्चों उस मशीन के अंदर क्या बच्चों रॉ मटेरियल को डाला जाता है। सही है प्यारे दोस्तों, उस मशीन के अंदर बड़े बड़े ट्रक से। भाई जब वो लोड करने लगे बच्चों उस मशीन को, तो बच्चों वो जो ट्रक था वो उसके अंदर आके क्या लगा, अब वो मशीन आपकी थोड़ी सी क्या हो गई है प्यारे दोस्तों, डैमेज हो गई है। डन।
और डन है बच्चों। तो प्यारे दोस्तों इस तरह के खर्चों को, ऑपरेशनल लॉसेस को कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे। इसकी दलील क्या है सुन लें। क्या ये खर्चा डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है? पहली बात है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है, इससे भी बच्चों को समझ नहीं आता। अगली बात सुने, क्या पूरी दुनिया में जब जब प्यारे दोस्तों ये मशीन इंस्टॉल होगी या काबिल इस्तेमाल हालत में है, तो प्यारे दोस्तों क्या हर दफा बच्चों ये शॉर्ट सर्किट हुआ करेगा? हर दफा फायर लगेगा? हर दफा बच्चों आग लगेगी? हर दफा बच्चों ये डैमेज होगा? नहीं। ये तो प्यारे दोस्तों आपकी नेग्लिजेंस है। अपनी कमियों कोताहियों को बच्चों दूसरों के खाते में नहीं डालना। क्या मेरी बात समझ आई है जी? अगली बात है बच्चों, कॉस्ट ऑफ रीलोकेटिंग और रीऑर्गेनाइजिंग एंटिटीज के ऑपरेशन। अब ये सुन ले बच्चों, प्यारे दोस्तों अब ये सुनना। मिसाल के तौर पर मैं आपको बड़ी लाइव एग्जांपल देता हूं, आपको इंशाल्लाह बात समझ आ जाएगी। ये आपको फौरन बात समझ आएगी। ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है, रीलोकेटिंग और कंफ्यूज ही होते हैं बच्चे। लाइव एग्जांपल आ गई हमारे पास। क्रेसेंट इधर से इधर शिफ्ट हुआ, क्या हुआ बच्चों? अब मेरी बात सुने, जो एसेट थे, जो क्या थे प्यारे दोस्तों, अब शिफ्टिंग की जो कॉस्ट है प्यारे दोस्तों गौर से सुनना, अब शिफ्टिंग की कॉस्ट को इसी के खर्चे में डाल दें। शिफ्टिंग की कॉस्ट को इसी के खर्चे में, इसी के कॉस्ट के अंदर डाल दें बच्चों। और भाई ये सारे एक्सपेंस हैं, क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? इन्हें कैपिटलाइज तो नहीं करना ना प्यारे दोस्तों। और क्या मेरी बात समझे हैं? रीऑर्गेनाइज करना, चीजों को बेहतर करना। क्या करना बच्चों? यहां प्यारे दोस्तों रीलोकेट करना, यहां से चीज को उठा के उधर रख देना। तो भाई हम तो बार बार फिर कॉस्ट को चेंज ही करते रहेंगे। तो बच्चों ये कभी भी इन एसेट्स के खातों में चीजें नहीं पड़नी। भाई क्या मेरी बात समझ रहे हैं? ये एक्सपेंसेस हैं। क्या है प्यारे दोस्तों? खर्चे हैं। क्या है प्यारे दोस्तों? तो भाई बात समझ आ गई है? तो भाई बात समझ आई है? हाँ, कॉस्ट का पार्ट बनेगा जब इस एसी को लेके आएंगे खरीदते हुए। भाई बात समझ गए हैं? अब इसको बार बार उठा के कभी इधर रख रहे हैं, कभी उधर रख रहे हैं, कभी इधर रख रहे हैं, कभी इस कमरे में लेके जा रहे हैं, कभी उस कमरे में लेके जा रहे हैं। तो भाई ऐसा नहीं है, इसको हम कभी भी कॉस्ट का पार्ट भाई ठीक है। अच्छा, अब ये 3-4 लफ्ज आपको तंग तो नहीं करेंगे, बस आप 1-2 दफा पढ़ेंगे, आपको फौरन अभी क्वेश्चन में कैसे टेस्ट होगा आपके सामने, आपने इंशाल्लाह फौरन पहचान जाना है। इसके नीचे एक एग्जांपल है बच्चों, ये एग्जांपल बहुत अच्छी एग्जांपल है, कंप्रीहेंसिव है। पास्ट पेपर्स के तकरीबन सारे पॉइंट इसमें इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे ऑलमोस्ट। ए न्यू मशीन बच्चों, आपने इसकी क्या निकालनी है बच्चों? आपने इसकी कॉस्ट निकालनी है। कहता है वो अमाउंट बताएं जिससे इसने डेबिट होना है। डेबिट का मतलब मशीन ने डेबिट होना, अपनी कॉस्ट ही डेबिट होगी ना। अब आए मेरे साथ आए, लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस नहीं बच्चों, लिस्ट प्राइस में से 10% आप क्या करेंगे बोलो? डिस्काउंट माइनस करेंगे। लिस्ट प्राइस होती है जो चीज के ऊपर लिखी है, जो क्या है मेरे प्यारे भाई? 7 लाख बोलो 20,000। डन है बच्चों? भाई 8 लाख में से ये 10% माइनस करें ना, जो डिस्काउंट आपको मिला, लिखा हुआ था ना लेस डिस्काउंट, वो सही है। अब बच्चों इधर देखो, इंपोर्ट ड्यूटीज बताएं, हाईलाइट करवा दें। ऐड होगा कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, आर्किटेक्चर फी, प्रोफेशनल को जो फी पे की। शाबाश शाबाश, जिसने गौर से बातें सुन ली है ना, मेरे साथ पढ़ लिया है, प्यारे दोस्तों खुद आइडेंटिफाई करेंगे, कोई मसला नहीं है बच्चों। नॉन रिफंडेबल टैक्स बच्चों ये बताओ, इनकम टैक्स एडजस्टेबल, ये रिफंडेबल नहीं होगा ना। हाँ एक चीज माजरत मैं भूल गया बताना, इंश्योरेंस इन ट्रांसिट। बच्चों इंश्योरेंस 2 तरह की होती है, एक होती है इंश्योरेंस सादा वाली, मतलब एम्प्लॉयज की इंश्योरेंस करवा ली, एसेट्स की इंश्योरेंस करवा ली। प्यारे दोस्तों ये होती है एक्सपेंस आउट। क्या होती है बच्चों? एक होती है इंश्योरेंस इन, ये वन ऑफ होती है। जो इंश्योरेंस होती है ना, ये रेंट की तरह है, ये रेकरिंग नेचर है। क्या है बच्चों? ये मंथली क्वार्टरली पे करनी पड़ती है। एक होती है इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, रस्ते की इंश्योरेंस। एसेट को कराची से लाहौर लेके आया जा रहा या किसी भी शहर में, अब आपने प्यारे दोस्तों रस्ते की इंश्योरेंस करवाई है इस एसेट की वजह से। अगर रास्ते में खराब हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी वाले हमें कंपनसेट करेंगे। क्या करेंगे? अब ये जो रास्ते की इंश्योरेंस है, ये रेकरिंग नेचर की। भाई रास्ते में क्या, अब वो एसेट को रास्ते में थोड़ी हमने रोजाना फिराना है, ये रेकरिंग नेचर नहीं है। ये क्या है बच्चों? वन ऑफ है, नॉन रेकरिंग नेचर है। क्या है मेरे प्यारे भाई? ठीक है फाहिम साहब, लिख लो, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट हमेशा एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगी। और अगर सिर्फ इंश्योरेंस लिखा है, लव सिर्फ क्या लिखा है, अगर लव सिर्फ क्या लिखा है जी, तो फिर कॉस्ट का पार्ट बनेगी या नहीं? और डन है। चलो प्यारे भाई, चलो शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे जी। बच्चों इंश्योरेंस इन ट्रांजिट बताएं बच्चों, कॉस्ट का पार्ट बनेगी या नहीं? बनेगी ना, हाईलाइट कर दो बच्चों। फी पे टू क्लियरिंग एजेंट, प्यारे दोस्तों
भाई ये प्रोफेशनल फी है, एजेंट को फी पे करते हैं ना, एसेट को लेके आया एजेंट ने कॉन्ट्रैक्ट करवा के दिया, ये कॉस्ट का पार्ट। ऑक्ट्रॉय चार्जेस पे आए दोस्तों, ऑक्ट्रॉय चार्जेस क्या होते हैं बच्चों? ये असल में, अच्छा अब तो खैर असल में ना ये अब पुराना कॉन्सेप्ट हो, लेकिन बहरहाल अभी भी खैर ऐसा होता है बच्चों। आपने शायद सुना हो पहले क्या होता था, जो चीजें आती थी ना बच्चों वो बहरी जहाज पे नॉर्मली आती थी। कहाँ आती थी बच्चों? जी, और सही है ना, शिपमेंट, क्या शिप्स, बड़ी बड़ी शिप्स होती थी, वहां से सामान आता था बच्चों, तो ये शिपिंग कॉस्ट होती है। क्यों आती है बच्चों? ये भी ट्रैवलिंग कॉस्ट ही है, ये भी क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? और सही है प्यारे दोस्तों, ये भी मेरे चांद क्या है, एसेट की कॉस्ट का पार्ट है। सही है भाई, आपने एसेट जो था ना किसी और कंट्री से लिया, इंपोर्ट किया, और बच्चों वो प्लेन से आ रहा है, सही है बच्चों, सही है, वो क्या उसका नाम है बच्चों, समुद्र से आ रहा, वो शिप में आ रहा है, कहां से आ रहा बच्चों जी, तो वो कॉस्ट का पार्ट बनेगा। लैंड को प्रिपेयर किया बच्चों, साइल प्रिपरेशन कॉस्ट जी बच्चों। इंस्टॉलेशन कॉस्ट, एस्टिमेट ऑफ इनिशियल कॉस्ट ऑफ अनइंस्टॉलेशन या डिसमेंटलिंग, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर ब्रोक डाउन, ये तीसरे वाले नीचे तीन जो पॉइंट से बच्चों, ड्यूरिंग हैंडलिंग द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। कहता जी फर्नीचर जो ना आपने, क्या उसका नाम है प्यारे दोस्तों, क्या हो गया, असल में कहता मशीन को इंस्टॉल कर रहे थे प्यारे दोस्तों, उधर और भी फर्नीचर, चेयर्स वगैरह फलां ये वो चीजें पड़ी थी, कहता वो टूट गई। अब बच्चों ये मशीन के खाते में तो नहीं डालना ना, ये तो बस नुकसान हो गया आपका, सिंपल बच्चों। और सही है जी, क्या दुनिया में जहां जहां मशीन इंस्टॉल होगी हमेशा फर्नीचर टूटा करेगा जी? इन बच्चों ये देखो, जिस खर्चे के साथ टाइम पीरियड मेंशन हो जाए, क्या मेंशन हो जाए? जिस खर्चे के साथ क्या हो जाए? टाइम पीरियड, क्वार्टरली, ईयरली, प्यारे दोस्तों मंथली, वीकली, बच्चों वो हमेशा उन्हें हम कहते हैं जी क्या? पीरियड कॉस्ट। क्या? पीरियड कॉस्ट का मतलब होता है ये किसी खास पीरियड की कॉस्ट है। सही है बच्चों, हमेशा रेवेन्यू एक्सपेंस, हमेशा क्या? वो ठीक है जी। इंश्योरेंस फॉर द ईयर, लाइसेंस फी फॉर द ईयर, बच्चों ये क्या है बोलो? कभी भी कॉस्ट का पार्ट। इनिशियल ऑपरेशनल लॉसेस नहीं बनेगा ना। टेस्ट कहता है ट्रायल प्रोडक्शन कॉस्ट, टेस्ट रन कॉस्ट जी बनेगा ना कॉस्ट का पार्ट। और आखिरी है एडमिन कॉस्ट, बोले जी बच्चों। और डन है? डन है प्यारे भाई? और समझ गए हो? थोड़ी समझ आई बच्चों? और थोड़ी समझ आई? ये देखो बच्चों, टोटल कीजिएगा, ये जवाब आएगा। डन है बच्चों? डन है जी। एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपको करवाना है, और छोटा सा क्वेश्चन करवाना है बच्चों। पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 निकाल लें। पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 ओपन कर लें। हाँ ठीक, पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 मेरे चांद ओपन करो। यार इसकी रिक्वायरमेंट किधर चली गई भाई? ये ना ये जरा थोड़ा आगे पीछे हो गया। कहता आपने रिक्वायरमेंट में क्या बताना? आपने कॉस्ट बतानी है। क्या बतानी है? प्लांट की कॉस्ट कितनी है। और कहता फिर डेप्रिसिएशन भी बता देना। वो तो बता ही देंगे, कॉस्ट निकाल के डेप्रिशिएट कर देंगे बच्चों। असल तो कॉस्ट निकालना काम है जी। कहता अमार इधर मिल गया बच्चों, पेज नंबर बताना। 21 ले जी। कहता जी अमार इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ पर्सनल प्रोडक्ट्स एंड हैज फंक्शन इन कितनी कंट्रीज में? सिटीज में 2। ऑन 1 नवंबर 2011 he bought a new state of art plant from Kronos Incorporation USA। उन्होंने कोई प्लांट बच्चों इंपोर्ट करवाया यूएसए, बाहर से इंपोर्ट करवाया। क्या करवाया? अब बच्चों इंपोर्ट ड्यूटी भी होगी, शायद कस्टम ड्यूटी भी हो। सही है। अच्छा अब एक बात और छोटी सी सुन लें, जब हम प्लांट को इंपोर्ट करवाते हैं ना, तो बच्चों इधर पाकिस्तान में कोई कंपनी है और उधर बच्चों यूएसए में कोई कंपनी है। ऐसे ही है बच्चों, ये दोनों आपस में एक दूसरे को जानते नहीं है। जानते भी हैं तो बच्चों ट्रस्ट इश्यूज हैं। क्या है प्यारे दोस्तों? अगर ये पाकिस्तानी कंपनी है, यूएसए वाली कंपनी, प्यारे दोस्तों कोई एक दूसरे के पैसे लेके आगे पीछे हो गया तो मसला बनेगा। क्या होगा बच्चों? ये फिर दोनों अपने किसको इन्वॉल्व करते हैं? बैंक्स को। किसको भाई? बैंक के पीछे तो गवर्नमेंट खड़ी है ना भाई। ये जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, ये एक इदारा है। क्या है? ये इदारा सारे बैंक्स को क्या करता है? रेगुलेट करता है। और ये जो मेन इदारा है, ये बच्चों इसको रेगुलेट कौन कर रहा है? आपकी गवर्नमेंट कर रही है, फेडरल। डन है ना प्यारे दोस्तों जी? इधर भी बैंक और इधर भी प्यारे दोस्तों क्या? बैंक। अब ये दोनों बैंक्स जो हैं ये अपने अपने कस्टमर्स के बिहाफ पे क्या करेंगे? डील करेंगे। अब जो पैसे की लेन देन है, डॉक्यूमेंट्स बनने हैं, वो कौन तैयार करके दे रहा होगा?
तैयार तो मैनेजमेंट करेगी, लेकिन उस पे जिम्मेदारी आपस में किसकी है? इन दोनों बैंक्स। डन? और डन है ना? पेमेंट्स का आना जाना कौन कर रहा होगा? अच्छा, इस केस में जो कंपनी इंपोर्ट करवाना चाहती है वो अपना एक अदद, क्या उसका नाम, मेरी एलसी ओपन करवाएगी। क्या करवाएगी? एलसी मतलब एक अकाउंट ओपन करवा लिया। क्या करवा लिया जी? जहां से पैसे का आना जाना होगा। सही है बच्चों, एज पर एग्रीमेंट। डन है बच्चों? अब आपको पता है बैंक कितना अच्छा नहीं है। बैंक बच्चों फीस वीरिला काम तो नहीं कर रहा ना। बैंक क्या करेगा? अपने चार्जेस लेगा। क्या लेगा? जिसे कहते हैं एलसी ओपनिंग चार्जेस। आप इसे ये समझे बच्चों, एक अकाउंट ओपन करवाने के चार्जेस। डन है बच्चों? इंपोर्ट करने के लिए जो आपने अकाउंट ओपन करवाया उसके चार्जेस। डन है प्यारे दोस्तों? डन है जी बच्चों। प्यारे दोस्तों, द इनवॉइस वैल्यू ऑफ द प्लांट वॉज कितना बच्चों? 250 मिलियन। ये तो बच्चों इनवॉइस वैल्यू है। क्या है प्यारे दोस्तों? इसमें आपको पता है कुछ चीजें ऐड होंगी और डिस्काउंट वगैरह माइनस होंगे। बहरहाल इधर आएंगी। इनवॉइस वैल्यू लिख ली बच्चों आपने। अब मेरे साथ साथ रहना, फिर मैं इसका सोल्यूशन आपको मैंने किया हुआ है वो दिखा दूंगा। पहले मेरे साथ साथ रहो, जो काम की बात है बच्चों। ये रुपीज इन मिलियन में डेटा है। किसमें? ये कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट है। ये इंपोर्ट की कॉस्ट है। और इंपोर्ट में क्या क्या चीजें हैं नीचे, ये उसने बताई आपको। इधर देखें बच्चों, इंपोर्ट ड्यूटी बच्चों बताएं, सॉरी एलसी ओपनिंग चार्जेस कॉस्ट का पार्ट बनेंगे या नहीं बच्चों? इंपोर्ट ड्यूटी बात कर बच्चों, सिंपल है, बनेगा हमेशा। सेल टैक्स रिकवरेबल नहीं बनेगा बच्चों। क्लियरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये बच्चों जहां पोर्ट पे आपकी चीज आ गई, जिस पोर्ट पे चीज आई है उन्होंने भी तो बच्चों अपना स्टाफ रखा है ना, वो भी गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम कर रहे होंगे, उन्होंने भी आपसे पैसे लेने हैं। डन है बच्चों? ये चीजें कॉस्ट का पार्ट। अब इधर देखो बच्चों, इनवॉइस वैल्यू आ गई, एलसी ओपनिंग चार्जेस आ गए, इंपोर्ट ड्यूटी आ गई, टैक्स। अच्छा, जो चीज नहीं आनी इसका भी हमने नोट लिखना है छोटा सा करके। इसकी पिक ले लेना ना, ये इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड आ जाएगा। सेल टैक्स रिकवरेबल शुड नॉट बी, जो चीज नहीं आनी उसका भी नोट देना है। नोट इधर ही दे दें। डन? क्लियरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन आगे बच्चों, इधर तक आगे कहता जी, आगे कहता कॉस्ट इंकर्ड ऑन साइट। अब साइट को तैयार करने की कॉस्ट, इसमें क्या क्या चीजें हैं? अमाउंट पेड टू कंसल्टेंट बच्चों, ये तो प्रोफेशनल फी आएगी। सिविल एंड इलेक्ट्रिकल वर्क अभी तो लग रहा है आएगी। आगे कहता था अबव इंक्लूड। अबव का मतलब है इसके अंदर सिविल एंड इलेक्ट्रिकल वर्क के अंदर कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट डैमेज ड्यू टू, इसके अंदर कहता है ये 0.80 की एक कॉस्ट इंक्लूडेड है जो कि हमसे मिस हैंडलिंग हुई, नेग्लिजेंस हुई। अब मुझे बताएं इधर 3 लिखूंगा या 2.20 लिखूंगा? सही है ना? इसके अंदर शामिल है, इंक्लूडेड का लफ्ज है ना। क्या है प्यारे दोस्तों? अगर लिखा होता कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट डैमेज ड्यू टू मिस हैंडलिंग, इंक्लूड का लफ्ज ना लिखा होता, फिर मैं इग्नोर करता इसको। अब तो वो ये कह रहा है कि ये 0.80 कहां शामिल है? इस 3 मिलियन में। कहां शामिल है? तो भाई इधर देखो, इधर बच्चों ये कंसल्टेंट फी आ गई। सिविल एंड इलेक्ट्रिकल वर्क में 0.8 को क्या करना है? डन है। आगे नीचे हमने नोट लिखा कॉस्ट इंकर्ड ड्यू टू मिस हैंडलिंग शुड नॉट बी। भाई बात समझ आ गई? वो ठीक है। आगे कहता था प्लांट वॉज रिसीव एट द साइट। प्लांट कब हमारे पास आ गया? 1 Feb 12। द इंस्टॉलेशन, अब प्लांट आया उसको इंस्टॉल भी तो करना है ना, जादू से थोड़ी लग गया वो। इंस्टॉल किया, टेस्ट रन किया, कहता इसको करने में कितने महीने लगे? जब प्लांट आया। क्या प्लांट काबिल इस्तेमाल हालत में है? भाई काबिल इस्तेमाल हालत में कब आएगा? जब इंस्टॉल होगा, फिर टेस्ट रन हो जाएगा उस पर। कहता इसको टेस्ट रन परफॉर्म करने की और इंस्टॉल करने की कॉस्ट कितनी है बच्चों? 6 मिलियन। कितनी? तो बताइए ऐड होगी या नहीं होगी? होगी ना। आगे बच्चों कहता जब हमने टेस्ट रन किया ना, तो कहता जी द नेट सेल प्रोसीड्स ऑफ टेस्ट प्रोडक्शन वर, कहता जब हमने टेस्ट रन परफॉर्म किया ना तो कुछ यूनिट्स बन गए, उससे कुछ चीजें बन गई, कुछ यूनिट्स। भाई टेस्ट रन परफॉर्म किया ना कि चीजें सही बन रही हैं या नहीं, कहता बन गई, और उनको हमने बेचा कितने पर? बच्चों ये आपकी इनकम है। क्या है बच्चों? ये इनकम में जाएगा, ये कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। डन है ना? ओ भाई ये तो इनकम है ना, चीजें बन गई, सेल। वो सही है। नेट का मतलब क्या है? नेट का मतलब है कुछ खर्चा हुआ और कुछ चीजें हमने बेच भी नहीं, चीजों को बनाने में खर्चा भी तो हुआ ना। नेट सेल का मतलब है नेट अमाउंट इतनी हमें मिली। ये मेरे चांद क्या है? इनकम। क्या है बच्चों? भाई बात समझ आई है? आगे बच्चों इस पॉइंट को भी छोड़ें, पॉइंट नंबर 4 को।
कहता ये मैं अभी आपको बता के आया था बातों बातों में, सैलरी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर इस कितनी बच्चों पर मंथ, ये तो पीरियड कॉस्ट है। आगे, ही कॉन्ट्रीब्यूटेड 30% ऑफ हिज टाइम इन सुपरवाइजिंग द, जी मेरे प्यारे अब इधर बच्चे धोखा करते हैं। असल में कुछ बच्चे पढ़ते हैं कॉस्ट भी, खैर आप तो शायद ना पढ़ रहे हो, तो वो ना कॉस्ट वाली चीजें इधर ले आते हैं। एक है कॉस्ट अकाउंटिंग, एक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या दोनों के असूल अलग अलग हैं, दोनों के असूल अलग हैं बच्चों। कॉस्ट के असूल कुछ और हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के असूल क्या है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बच्चों जो हम पढ़ रहे हैं इसमें अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करेंगे, जो स्टैंडर्ड में लिख दिया। कॉस्ट अकाउंटिंग में बच्चों डिसीजन मेकिंग, असम्पशंस वगैरह ये वो चीजें आप लेते हैं, डन है ना जी। इधर जो चीज लिख दी है उसमें असम्पशन नहीं है, जो चीज नहीं है उसमें ले सकते हैं। अब मुझे बताएं, अब ये 30% प्यारे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं प्यारे दोस्तों, ये 30% जो है ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, कोई इजाफी चार्जेस पे करने पड़े हमें भाई। इसी 2.5 लाख के अंदर उसने 30% इधर टाइम दिया, 70% कहीं और, तो ये कॉस्ट का पार्ट बनेगा। आगे कहता स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट, स्टाफ को ट्रेन करने के लिए वो जो नई मशीन आई है उसको चलाना कैसे है, ट्रेन किया ना, कितने पैसे लगे बच्चों 0.25, क्या ये पार्ट बनेगा कॉस्ट का? ये दोनों नहीं बनेंगे, डन है मेरे प्यारे भाई। अब इधर आए बच्चों, जनरल ओवरहेड्स शुड नॉट बी, बोलो अच्छा ये पता नहीं क्यों लिखा, बताता हूं बाद में। स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट शुड नॉट बी कैपिटलाइज, मैनेजर्स सैलरी बच्चों शुड नॉट बी कैपिटलाइज, डन है ना, और डन है भाई, सही है। अब आए पॉइंट नंबर 4 पे, क्या कहता कमर्शियल प्रोडक्शन कमेंस्ड ऑन, अच्छा मुझे एक बात तो बताएं, अब 3 तरीके हैं आपके पास, कितनी, 1 फैब बच्चों, फिर 3 महीने के बाद आ गया फैब मार्च अप्रैल, 1 में क्या बच्चों, अच्छा जी फैब मार्च अप्रैल 3 महीने गुजर गए, और आगे क्या आ गया 1 में। हमारा एसेड काबिल इस्तेमाल हालत में किस दिन आ गया था, 1 में। हाँ उसको इस्तेमाल फिर हम बेशक बाद में करने लगे, ये अलग बात है, लेकिन मजे की बात है जिस दिन काबिल इस्तेमाल हालत में आया हमने प्रोडक्शन भी उसी दिन शुरू कर दी। कभी कभी ऐसा होगा काबिल इस्तेमाल हालत में आएगा 1 मई पर, प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे 2 महीने के बाद, तो भाई हमने डेप्रीशिएट कहां से करना है। एक कॉन्सेप्ट है अवेलेबल, इसको मैं खैर एक्सप्लेन करूंगा अभी फिलहाल के लिए। अवेलेबल फॉर यूज की बेसिस पे आप क्या करते हैं, कमेंस बोलो ना भाई। एक है पेमेंट की तारीख, मैं इसकी वजाहत करूंगा एग्जांपल छोटी छोटी लेके, 10-15 मिनट इस कॉन्सेप्ट पे लगेंगे। एक कॉन्सेप्ट, एक तारीख है जी जिस दिन हमने पेमेंट की, एडवांस में या बाद में, एसेट पहले आ गया बाद में पेमेंट की, या एसेट बाद में आया पहले पेमेंट कर दी एडवांस में। एक तो ये तारीख है। एक है प्यारे दोस्तों जिस दिन एसेट परचेज कर लिया, एक तारीख है जिस दिन इंस्टॉल करके टेस्ट रन कर लिया, और एक तारीख है जिस दिन उसको उससे फायदा लेना शुरू किया। आपने किस दिन को लेना है, अवेलेबल फॉर यूज का मतलब है जिस दिन एसेट काबिल इस्तेमाल हालत में आया। हमारे वाले क्वेश्चन में कमर्शियल प्रोडक्शन को छोड़ें, इग्नोर करें, हमारा एसेट वैसे ही काबिल इस्तेमाल हालत में कब आ गया था, ये डेप्रीसिएशन के लिए पॉइंट है। किस लिए है कि डेप्रीसिएशन कमेंस कर दो 1 मई। आगे, ड्यूरिंग द पीरियड इन विच द प्लांट वाज इंस्टॉल्ड, एडमिन एंड इंक्रीज बाय, एडमिन और जनरल ओवरहेड जितने मर्जी इंक्रीज हो बच्चों, क्या हम इसे बोलो शाबाश कॉस्ट का पार्ट। भाई जनरल ओवरहेड्स का मतलब क्या है, जनरल, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है बच्चों। जनरल ओवरहेड्स का मतलब है बच्चों अब बिजली का यूनिट महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, उस वजह से बच्चों ये कॉस्ट इंक्रीज हुई होगी, ये एसेट की वजह से थोड़ी है। तो भाई मेरी बात समझे हैं, ये क्या होगा बोलो शाबाश, ये कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, डन है। हाँ अगर पेपर में लिखा होता ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन, क्या ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन ओवरहेड्स, जनरल नहीं वैसे ही डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल ओवरहेड्स, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्या था जी ये क्या हो गए हैं, ये इतने के इनकर्ड हुए, यानी बिजली का बिल आया वो इंस्टॉल करते हुए, कोई क्या उसका नाम है बच्चों, इसके अलावा आप ये कह लें कि प्रोडक्शन करते हुए कुछ पैसे लेबर को देने पड़े प्यारे भाई, पेट्रोल वगैरह के खर्चे बच्चों, और सही है जी। तो वो बच्चों जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल ओवरहेड्स हैं वो क्या होते हैं, कॉस्ट का पार्ट बनते हैं। जनरल जितने मर्जी इंक्रीज हो जाएं, उनके इंक्रीज होने की रीजन क्या होगी भाई, बिजली का बिल बढ़ गया होगा, गैस बढ़ गई होगी बच्चों, पेट्रोल बढ़ गया होगा, डीजल बढ़ गया होगा, डन है। ये इसलिए लिखा है जनरल ओवरहेड्स। क्या लिखा बच्चों, अब इन सारों का मेरा चांद ऐड करो, बताओ कितना बना, 291 पॉइंट। आप अपने घर से करेंगे इंशाल्लाह अपने हाथ से। अब इसको आपने, ये तो ए रिक्वायरमेंट है, अब बी रिक्वायरमेंट क्या है, मैंने वही फॉर्मेट बनाया, मैंने कहा इस दिन कॉस्ट ये है,
291.2 मिलियन माइनस रेजिडुअल वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय एंड पे साल दिए हैं उन्होंने, देखो जरा 15 मल्टीप्लाई बाय 8/12 12.94 की डेप्रीसिएशन आ गई। ये मैं ना भी करता तो खैर था, ये 278.26 बुक वैल्यू है। डन है बच्चों, इधर तक समझ आया? डन है बच्चों, डन है बच्चों। लो बच्चों, अब बच्चों आपका है वीकली रिवीजन प्लान। ये जो इस वीक में जो मेन काम, जो इंपॉर्टेंट काम हमारे हैं, मैं आपको भी बता देता हूं बच्चों। डिस्पोजल, क्या मेरे प्यारे भाई? डिस्पोजल मेन काम जो मैंने जनरल एंट्रीज आज आपको करवाई, जो कल हमने जनरल एंट्रीज की हैं, डिस्पोजल अकाउंट बनाया, ये क्वेश्चन आपको इंशाल्लाह हम लिख के दे देंगे, ठीक है बच्चों? वो क्वेश्चन आपने करने हैं, सही है बच्चों? एक दो टी अकाउंट्स वाले भी दे देंगे आपको, एक रिड्यूसिंग बैलेंस, एक दो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड वाले, एक स्ट्रेट लाइन वाला। फिर उसके बाद जो मेन है, जो एग्जाम स्पेसिफिक बात करूं तो कल जो हमने जनरल एंट्रीज की हैं बच्चों, सही है, क्वेश्चन पढ़ा, टी अकाउंट नहीं, जो जनरल एंट्रीज की, फिर उसका डिस्पोजल का अकाउंट बनाया, आज बनाया, ये हमारा मेन काम है। ये आपको क्वेश्चन हम लिख के देंगे। और आज जो हमने डिस्कस किया कॉस्ट में क्या क्या चीजें आनी है और क्या नहीं आनी, ये मेरे चांद इस वीक का हमारा क्या है, क्रक्स है। क्या है प्यारे दोस्तों? अगर मेरे प्यारे भाई आप 2.5 से 3 घंटे लगा दें इस पे, दो, कोई बच्चा 1.5 में कर लेगा, कोई एक में तो खैर नहीं होगा, किसी को 1.5 आवर्स लगेंगे, किसी को 2 लगेंगे, किसी को 2.5 लगेंगे, कर लेंगे बच्चों। ये मेरा चांद जो बच्चा साथ साथ करता गया ना, इंशाल्लाह खुद देखेंगे बच्चों कितनी इंप्रूवमेंट आ रही है, बेहतरीन किस्म की मेरे चांद आपकी तैयारी हो जाएगी। डन है बच्चों, करेंगे इंशाल्लाह। 1 मिनट दीजिएगा बस, और आज टेंशन नहीं है ना क्लास छोड़ने वाली जी। प्यारे भाई इधर देखना, जरा इधर देखना, अब इधर देखना, ये क्वेश्चन नंबर 8 हिम्मत करके आओगे घर से, ये पास पेपर का अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया ना, तो इससे प्यारे भाई जो कॉन्फिडेंस आएगा ना मेरे प्यारे भाई, मैं 1000 सवाल करवा लूं, बच्चों का जो कॉन्फिडेंस है ना, मैं जितना मर्जी मुश्किल क्वेश्चन बना लूं, बच्चों का कॉन्फिडेंस आता है जब वो पास पेपर देखते हैं, वो कहते हैं अच्छा ये हमें पेपर में ऐसा आएगा। प्यारे देखो 6 नंबर का क्वेश्चन है, तीनों इंडिपेंडेंट सिनेरियोज हैं। क्या है? कैश रिसीव पॉजिटिव, अच्छा क्वेश्चन पढ़ना बड़ा जरूरी है। कैश रिसीव पॉजिटिव है, पेड नेगेटिव, एसेट गिवन अप का मतलब डिस्पोजल जो चला गया, और प्यारे दोस्तों एसेट रिसीव का मतलब जो नया एसेट आ गया। अब ये वही वाली बातें हैं, आपने ना तीनों में क्या करना। अच्छा अब आपने ना गेन या लॉस बताना है। क्या बताना है? गेन या लॉस के बड़े तरीके हैं, हम करेंगे जनरल एंट्री वाले से। किससे? आपने जनरल एंट्रीज करनी है 3 दफा, सिनेरियो 1 2 3 कर लेंगे प्यारे भाई, कर लोगे ना? अच्छा ये देखो जरा, इन ट्रांजैक्शन 1 फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट्स आर रिलायबली, कहता है सिनेरियो 1 में दोनों एसेट्स की फेयर वैल्यू क्या है? रिलायबली मेजरेबल है। आप किसको लोगे? अगर कोई हिंट नहीं दिया या हिंट दिया तो दोनों का इक्वल दिया, तो बच्चों प्रेफरेंस दोगे किसको? ये देखो ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू। और कैश बच्चों आपने आज क्या किया? रिसीव किया, आंखें खोलने, आंखें ये कंफ्यूज करने के लिए आईकेएफ एग्जामिनर ने ऐसा किया 7.1। अब रिसीव किया तो पैसे मिले हैं, -1.1 करेंगे, पेमेंट की है तो खर्चा है ऐड करेंगे, और रिसीव को कैश को डेबिट साइड पे लिखेंगे। डन है ना? आगे इन ट्रांजैक्शन 2 फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट रिसीव, सिनेरियो नंबर 2, ये 1 था, ये क्या है? एसेट रिसीव इज क्लियरली, बोलो भाई उसने खुद बता दिया, कहता अब इधर देखो बच्चों, अब देखो दोनों हैं, बच्चे कहते हैं सर दोनों हैं, यही तो कॉन्सेप्ट नहीं, यही तो सीखना है, इधर भी फेयर वैल्यू दी है और इधर भी फेयर वैल्यू दी है, लेकिन ज्यादा बेहतर क्या है? हिंट क्या दे रहा? न्यू वाला हिंट दे रहा बच्चों, हिंट दे रहा इधर, ये हिंट दे रहा, इसको लेना है। डन है बच्चों? तीसरा कहता फेयर वैल्यू ऑफ नाइदर एसेट इज, कहता दी तो है हमने, कहता दी तो है लेकिन तुक्का लगा के दी है, रिलायबली मेजरेबल, तो भाई फिर किसका बेस बनाओगे? बुक वैल्यू। डन है बच्चों? और डन है। और मजे की बात है ना कैश आया और ना कैश गया, इस तरह का क्वेश्चन हमने किया है। कैश आया नहीं है ना गया है तो भाई कोई गेन लॉस नहीं होगा। कर लोगे बच्चों? करके देखना, हो सकता है किसी बच्चे के 6 में से 6 नंबर आ जाएं। डन है। और ये बड़ा फेवरेट है आईकेएफ का, ये बड़े सवालों के अंदर एडजस्टमेंट देता है, सेपरेट सवाल ना भी आया तो कर लोगे, ये भी आपका होमवर्क हो गया। डन है मेरे प्यारे भाई? चलो मेरा चांद, इजाजत दीजिए बच्चों, अल्लाह हाफिज।